नमस्कार दोस्तों, जागृति क्लासेज के ऑनलाइन प्रोग्राम में आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। हम लोग संविधान में चर्चा कर रहे थे और संविधान में डीपीएसपी तक का जो पोर्शन था आपका वो कंप्लीट हो चुका है। आज का जो टॉपिक है मूल कर्तव्य, ये है तो बहुत छोटा सा टॉपिक, लेकिन यहाँ से भी कई बार बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो सबसे पहले आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। ज़्यादा टफ टॉपिक भी नहीं है, बहुत आसान सा टॉपिक है, बस इसको एक बार समझने की आवश्यकता है कि इस टॉपिक से जो क्वेश्चंस आते हैं वो किस तरीके के स्टडी की मांग करते हैं आपसे। तो आज इसी पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इस टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे। ठीक है, तो मूल कर्तव्य हैं जिनको हम इंग्लिश में फंडामेंटल ड्यूटीज़ के नाम से जानते हैं। तो मूल कर्तव्य क्या संविधान में प्रारंभ से ही लागू थे, यानी कि जब संविधान लागू हुआ था उस समय इनको शामिल कर लिया गया था, या इनको बाद में शामिल किया गया? मूल कर्तव्य होते क्या हैं, इनका इतिहास क्या रहा है, इनका संवैधानिक प्रावधान क्या है, क्या मूल कर्तव्यों को लागू करवाया जा सकता है और इसके लिए सरकार ने क्या क्या प्रयास किए हैं, तो इन चीज़ों के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो यही देखेंगे कि मूल कर्तव्य होते क्या है, यानी कि इनका परिचय क्या है। बेसिक सी बात है, ड्यूटीज कर्तव्य, यानी कि नागरिकों के लिए कुछ कर्तव्य बना दिए गए जिनको मूल कर्तव्य नाम से संविधान में शामिल किया गया। एक आएगा कि जो मूल कर्तव्यों का इतिहास रहा है वो क्या रहा है, इनकी हिस्ट्री क्या है, कि किस तरीके से भारत के संविधान में मूल जो कर्तव्य हैं इनको शामिल किया गया। इसके बाद में इनका जो संवैधानिक प्रावधान है कि संविधान के किस भाग में, किस आर्टिकल्स में कितने मूल अधिकारों का प्रावधान किया गया है, मूल कर्तव्यों का प्रावधान किया गया है। ठीक है, देखिए इसके बाद में जब संवैधानिक प्रावधान पढ़ेंगे फिर देखेंगे क्या इनको लागू करवाया जा सकता है या इनकी प्रवर्तनीयता और सरकारी प्रयास। ठीक है, तो इन कुछ पॉइंटों पर अपन चर्चा करेंगे। अब देखिए कि जो मूल कर्तव्य है, फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, ये संविधान में क्यों शामिल की गई, ये होती क्या है, तो एक बार इन पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो ये जैसे आप लोगों ने मूल अधिकार पढ़े और मूल अधिकारों में देखा कि किस तरीके से नागरिकों को क्या दिए गए, उनके कुछ अधिकार दिए गए जो उनसे सरकार छीन नहीं सकती या उनको समाप्त नहीं कर सकती, बल्कि या तो कम कर सकती है या थोड़ा बहुत संविधान में संशोधन करने के तरीके से उनको बढ़ा सकती है। और इस तरीके से सरकार ने क्या किया, संपत्ति के अधिकार को आर्टिकल 31 और 19(6) को क्या किया, 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान से हटा करके भाग 12 में डाल दिया। लेकिन मूल कर्तव्य आए क्यों, इनको शामिल करने के पीछे सरकार का क्या उद्देश्य रहा होगा? तो देखिए, अधिकार जहां लोगों को दिए जाते हैं वहां उनसे ये भी अपेक्षा की जाती है कि नागरिकों के कुछ अपने कर्तव्य भी होने चाहिए। अगर नागरिकों को केवल और केवल अधिकार दे दिए जाएं और उनसे किसी भी कर्तव्य की उम्मीद नहीं की जाए, जैसे अगर हम एक परिवार की ही उम्मीद करते हैं, अगर परिवार में बच्चे को क्या किया जाता है कि सारी सुविधाएं अगर उसको दे दी जाएं, लेकिन उससे कुछ कर्तव्यों की उम्मीद भी की जाती है, अपेक्षा की जाती है। अगर फैमिली आपको पढ़ा रही है तो आपका ये खुद का कर्तव्य बनता है कि आप भी क्या करेंगे कि कम से कम अपने कर्तव्य को, चाहे वो स्टूडेंट लाइफ में क्या होता है, आपका कर्तव्य क्या है कि अच्छे से स्टडी करना, पढ़ाई करना। लेकिन जैसे जैसे जीवन बदलता जाता है कर्तव्य भी क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। लेकिन जब हम एक देश के स्तर पर कर्तव्यों की चर्चा करते हैं तब क्या होगा कि उनका जो प्रारूप है वो चेंज हो जाएगा। चेंज कैसे हो जाएगा कि एक देश में, एक देश के नागरिकों से ये उम्मीद तो की जा सकती है कि वो अपने देश के संविधान का पालन करे, उसके आदर्शों का पालन करे, ठीक है, उसके राष्ट्र ध्वज का सम्मान करे, राष्ट्रीय आंदोलनों में जितने भी प्रेरित करने वाले जो आदर्श रहे हैं उनका सम्मान करे, उनको अपने हृदय में संजो कर रखे, भारत की प्रभुता की, एकता की, अखंडता की रक्षा करे। ऐसा नहीं हो कि वो समाज में गाली गलौज देते हुए जा रहा है, तो ये उसका कर्तव्य नहीं है, बल्कि ऐसे कार्यों से रोकने के लिए कुछ ऐसे कर्तव्य व्यक्ति के ऊपर आरोपित कर दिए गए। जो एक देश में अगर नागरिकों को अधिकार दिए गए हैं तो कर्तव्य भी क्या होगा, उसका ये ड्यूटीज है कि वो इनका क्या करे, पालन करे। ठीक है, तो आज इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली बात आती है कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं होती क्या है। देखिए अभी मैंने इतनी विस्तार से जो चर्चा की कि अगर मान लीजिए संविधान में केवल अधिकार दिए जाते व्यक्ति को,
अधिकार का मतलब है कि किसी व्यक्ति को अधिकार दे दिया गया, क्या, कि सभी व्यक्तियों को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है। मैं एक एग्जाम्पल की मदद से समझा रहा हूं कि क्या है, सभी लोगों को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है। लेकिन अगर वही व्यक्ति खुद स्वयं तो गरिमापूर्ण जीवन जी रहा है, लेकिन दूसरे के गरिमापूर्ण जीवन की भी क्या करे, उसका भी पालन करे, उसका भी सम्मान करे। ऐसा ना हो कि अपने जीवन के चक्कर में वो अन्य व्यक्ति के अधिकारों का क्या करे, उल्लंघन करने लगे। इसीलिए जो अधिकार होते हैं और जो कर्तव्य होते हैं वो एक दूसरे के पूरक होते हैं। ठीक है, अधिकार और कर्तव्य, अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे के पूरक होते हैं। देखिए कैसे होते हैं एक दूसरे के पूरक, कि अगर व्यक्ति को केवल अधिकार दे दिए जाएंगे और कर्तव्य नहीं दिए जाएंगे तो वो क्या करेंगे कि उस व्यक्ति में निरंकुशता को बढ़ावा देंगे, और केवल कर्तव्य व्यक्ति को दे दिए जाएं और अधिकार नहीं दिए जाएं तो वो निरर्थक हो जाएंगे, उनका कोई औचित्य ही नहीं रह जाएगा। क्योंकि जब तक लोगों को अधिकार नहीं दिया जाएगा तो उनसे किसी भी कर्तव्य को करने की उम्मीद भी सरकार नहीं कर सकती, राज्य नहीं कर सकता। लेकिन अगर केवल व्यक्ति को अधिकार दे दिए जाएं और कर्तव्यों की कोई उम्मीद नहीं की जाए तो वो उन अधिकारों का क्या करेगा, गलत फायदा उठाएगा, मिसयूज करेगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो अधिकार विहीन कर्तव्य होते हैं वो निरर्थक होते हैं, जबकि कर्तव्य विहीन अधिकार निरंकुशता पैदा करते हैं। क्या यहां तक बात समझ में आई? क्या कि अधिकार विहीन कर्तव्य निरर्थक होते हैं, जबकि कर्तव्य विहीन अधिकार निरंकुशता पैदा करते हैं। ठीक है, तो ये जो कथन है ये किसके संदर्भ में कहा गया है? मूल कर्तव्यों के संदर्भ में कहा गया है। और ये सत्य है, अगर किसी व्यक्ति को केवल अधिकार दे दिया जाए कि भाषण की अभिव्यक्ति का अधिकार सभी व्यक्तियों को है, जो भी वो अपने मन में विचार करता है वो उसे खुलेआम बोल सकता है, तो ये क्या हो गया? अनुच्छेद 19 के तहत दिया गया हमारा एक मूल अधिकार हो गया कि हमें भाषण की अभिव्यक्ति है, हम कोई भी भाषण सरकार के विरोध में दे सकते हैं। लेकिन इतनी अभिव्यक्ति नहीं है कि हम किसी भी व्यक्ति को खुलेआम गाली गलौज करें या उसके सम्मान को चोट पहुंचाएं, या जो एससी और एसटी कैटेगरी के लोग हैं उनके अधिकारों का ही अवमानन करने लग जाएं। तो उसकी कुछ जो कर्तव्यों की सूची है वो संविधान में शामिल कर दी गई कि प्रत्येक नागरिक का क्या होगा, ये कर्तव्य होगा। जैसे मान लीजिए अगर हम क्या करते हैं, एससी और एसटी के प्रति कई बार बहुत बुरे भाव से उनके सामने पेश आते हैं, तो सरकार ने क्या कर दिया कि जो देश में समरसता की जो भावना है, यानी कि बंधुत्व की जो भावना है, भ्रातृत्व की जो भावना है, उसको बढ़ाने के लिए या उसको बढ़ाने के लिए आप क्या करेंगे? सहयोग करेंगे, और ये आपका कर्तव्य होगा। और सरकार ने इसके लिए कुछ सरकारी प्रयास भी किए हैं, उनको संरक्षण भी प्रदान किया गया है। वो देखेंगे कि क्या क्या सरकारी प्रयास किए हैं सरकार ने इसके लिए, कि कौन कौन से प्रावधान उसके लिए किए हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई राष्ट्रध्वज का सम्मान करे या न करे, ये उसका क्या है? कर्तव्य है। और अगर मूल कर्तव्यों को न्यायालय के द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय में हो चाहे वो उच्च न्यायालय हो, कहीं भी हो, जब उनको लागू नहीं करवाया जा सकता तो उसके लिए कोई दंड का प्रावधान भी नहीं है। लेकिन सरकार ने इसके लिए अलग से कुछ सरकारी प्रयास किए हैं अपनी तरफ से। राष्ट्रीय जो भारतीय ध्वज संहिता है, इंडियन फ्लैगशिप कोड, उसके अंतर्गत कुछ रूल्स दिए गए हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करता है तो उसके लिए दंडनीय अपराध माना जाएगा। अगर सभी व्यक्तियों को धर्म का अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, अगर कोई चाहे तो किसी भी धर्म में जा सकता है, किसी भी धर्म को मान सकता है, चाहे वो मंदिर जाए, चाहे मस्जिद जाए, चाहे चर्च में जाए, कहीं भी जाए। लेकिन उसको ये अधिकार नहीं है कि वो जबरदस्ती किसी भी व्यक्ति के धर्म को परिवर्तित करवाए। ये क्या माना जाएगा? उल्लंघन माना जाएगा। और उसको ये भी अधिकार नहीं है कि वो धर्म के नाम पर वोट बैंक की राजनीति करे। अगर कोई व्यक्ति धर्म के नाम पर वोट बैंक की राजनीति करता भी है तो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा के तहत क्या माना जाएगा? ये दंडनीय अपराध माना जाएगा, और उसकी विधानसभा की और लोकसभा की सदस्यता क्या कर दी जाएगी? निरस्त कर दी जाएगी।
तो इस तरीके के जो प्रयास किए हैं वो किसने किए हैं? सरकार ने किए हैं। तो ये थे हमारे क्या मूल कर्तव्यों का जो परिचय है वो। तो देखिए मूल कर्तव्य ज्यादातर ना तो अमेरिका के संविधान में शामिल है, ना ही ब्रिटेन के संविधान में शामिल हैं, ना ही जर्मनी के संविधान में शामिल हैं, ना ही कनाडा के। लेकिन जो साम्यवादी देश होते हैं, कम्युनिस्ट देश होते हैं, उन साम्यवादी देशों में उनके नागरिकों को अधिकारों के साथ साथ क्या दिए गए हैं? कुछ कर्तव्यों की उम्मीद भी की गई है। और ऐसे कौन कौन से कर्तव्य होंगे? जैसे कि संविधान और कानूनों का पालन करना वहाँ के नागरिकों का कर्तव्य होगा, अपने देश की सुरक्षा के लिए सेना में जाना उनका कर्तव्य होगा, ठीक है। हमेशा जो सार्वजनिक संपत्ति है, चाहे वो कोई भी हो, रोडवेज हो, बस स्टैंड हो, रेलवे स्टेशन हो, ये क्या है? सार्वजनिक संपत्ति है, सरकारी संपत्ति है। तो सरकारी संपत्ति की रक्षा करना भी क्या है? प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। तो साम्यवादी देशों में मूल कर्तव्यों के कुछ साक्ष्य दिखाई देते हैं। और भारतीय संविधान में भी क्या हुआ कि जो सबसे बड़ा साम्यवादी देश था वो था भूतपूर्व सोवियत संघ, वर्तमान में इसको रूस के नाम से जानते हैं, क्योंकि 1991 की जो आर्थिक मंदी आई थी, जो वैश्विक आर्थिक मंदी, उसमें जो सोवियत संघ था ये क्या हुआ? इसका विभाजन हुआ, और विभाजन होने के बाद कई छोटे छोटे राज्य इससे अलग हो गए और वर्तमान में इसका नाम क्या हो गया? रूस हो गया। तो भूतपूर्व सोवियत संघ में मूल कर्तव्यों की सूची दिखाई देती है। और भारतीय संविधान में भी यहाँ से प्रेरित होकर के क्या किया? मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया। ये बात आप याद रखना कि जो मूल कर्तव्य हैं ये किस देश के संविधान से भारतीय संविधान में स्वीकार किए गए हैं? तो भूतपूर्व सोवियत संघ, इसको शॉर्ट में बोलते हैं USSR। क्या बोलते हैं? USSR, ठीक है। चलिए अब अगला आता है इनके इतिहास का, कि जो मूल कर्तव्य हैं इनका इतिहास क्या रहा है भारतीय संविधान में। छोटे छोटे पॉइंट हैं, ज़्यादा डीपली नहीं जाना है। और यहाँ से एग्जाम में हर बार सवाल आता है। अगर 2019 की हम बात करते हैं, 2019 और 18 में मूल कर्तव्य और मूल अधिकार दोनों से IAS के प्री में एक सवाल पूछा गया कि बताइए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। और उसमें जो ऑप्शन था उसका राइट आंसर वो ये था कि मूल अधिकार और मूल कर्तव्य एक दूसरे से अंतर संबंधित हैं। और अंतर संबंधित हैं, अगर अंतर संबंधित किस तरीके से हैं कि अगर नागरिक को अधिकार दिए गए हैं तो अधिकारों के साथ साथ उसको कुछ कर्तव्य भी हैं उसके, वो अपने कर्तव्यों का पालन करे। जैसे कोई बच्चा है परिवार में, वो अपने किसी भी कर्तव्य का पालन न करे तो माता पिता भी उसको कब तक बिठा के खिलाएंगे, ठीक है। कई ढीठ टाइप के होते हैं कि उनसे कितना भी कह लिया जाए, कितना भी बोल लिया जाए, लेकिन वो सुनते ही नहीं हैं। तो इस तरीके से क्या होता है कि फिर परिवार में भी उनकी नज़र, परिवार की नज़र में भी उनकी जो इमेज होती है वो डाउन होती चली जाती है। इसी तरीके से देश में भी कुछ तत्व ऐसे होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अधिकारों का गलत फ़ायदा उठाते हैं। तो इसीलिए संविधान में भी इनका क्या कर दिया गया? प्रावधान किया गया। और इनका इतिहास क्या रहा ये देखते हैं। देखिए आप लोगों ने 1975 की घटना का नाम सुना होगा। 25 जून 1975 को भारत में आंतरिक अशांति के आधार पर इंदिरा गांधी की सरकार में इमरजेंसी की घोषणा हुई थी। कब हुई थी? 25 जून 1975 को। सरकार किसकी थी? इंदिरा गांधी की। और आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल की घोषणा की गई। और इसी आपातकाल के दौरान एक समिति गठित की गई जो इंदिरा गांधी की सरकार में रक्षा मंत्री थे स्वर्ण सिंह, और स्वर्ण सिंह के नाम से ही इस समिति का नाम रखा गया जिसे बोला जाता है सरदार स्वर्ण सिंह समिति। तो देखिए सरदार स्वर्ण सिंह समिति गठित की गई और इससे सुझाव मांगा गया कि मूल अधिकारों के साथ साथ ऐसा क्या संविधान में जोड़ा जाए जो उनके नागरिकों के लिए क्या हो कि उनके ऊपर कुछ कर्तव्यों को अधिरोपित करे। तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने सोवियत संघ के संविधान का अध्ययन किया। उस समय तक देखिए 1975 तक इसको सोवियत संघ कह रहे हैं, 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो रहा है। और उसी समय आपने सुना होगा कि 1991 में भारत में भी बहुत बड़ी आर्थिक मंदी आई थी। और उस आर्थिक मंदी के बाद में लगभग भारत का 200 टन सोना विश्व बैंक के पास गिरवी रखा गया और विश्व बैंक ने तब जाकर के भारत को क्या दिया? पैसे दिए।
यानी कि ये कहा जाता है कि भारत के पास मात्र इतना पैसा बचा था कि वो अपना 7 दिन का खर्चा चला सकता है। फिर भारत ने अपनी कुछ पॉलिसीज में, कुछ नीतियों में परिवर्तन किए और उसी समय भूमंडलीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण, निजीकरण जैसी जो विचारधाराएं हैं ये 1991 के बाद ही भारतीय अर्थव्यवस्था में दिखाई देती हैं। और इनको लाने का सबसे बड़ा जो श्रेय है, भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना, भारतीय अर्थव्यवस्था में जो निजी क्षेत्र के लोग हैं, जो निजी उद्योग हैं, उनको शामिल करना, तो ये बहुत बड़ी जो देन है वो उस समय वित्त मंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में, जो हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री हैं मनमोहन सिंह। तो मनमोहन सिंह 1991 में वित्त मंत्री थे और वो विश्व बैंक के पास गए तो उन्होंने इन विचारधाराओं को अपनी अर्थव्यवस्था में शामिल किया। और देखिए आज उसका ये परिणाम है कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो विश्व की 6ठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। और उस समय उसके पास मात्र कितना पैसा बचा था कि वो अपने प्रशासनिक कार्यों को सिर्फ 7 दिन तक और चला सकता था। यानी कि वित्तीय आपातकाल घोषित होने की कगार पर था, लेकिन हुआ नहीं। क्यों? क्योंकि हमने समय रहते ही अपनी पॉलिसीज को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। उदारीकरण की प्रक्रिया, यानी कि कंपनियों को जो लाइसेंस देने की नीति थी उसको उदार किया गया, उनको और सरल बनाया गया, अपनी अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्थाओं के लिए जोड़ा गया, उनके लिए जगह खोली गई, यानी कि जो बाहर की कंपनियां हैं वो भारत में आकर के व्यापार करें। ठीक है, निजीकरण को बढ़ावा दिया गया। तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर क्या हुआ, इनको काम सौंपा गया और इन्होंने अपनी जब रिपोर्ट पेश की तो इन्होंने 8 मूल कर्तव्यों की सिफारिश की थी कि संविधान में 8 मूल कर्तव्य जोड़े जाएं। ठीक है, लेकिन 25 जून 1975 को इमरजेंसी लगी थी और इमरजेंसी के दौरान की ये बातें हैं, तभी समिति गठित की गई और तभी इन्होंने क्या किया, अपनी रिपोर्ट सौंपी। और फिर 1 साल बाद क्या हुआ, 42वां संविधान संशोधन हुआ 1976 में। कौन सा? 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976। और 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान में एक और भाग जोड़ा गया जिसे हम क्या कहते हैं, भाग 4 क। अब देखिए यहां से संवैधानिक प्रावधान स्टार्ट हो जाएगा आपका। क्या जोड़ा गया, भाग 4 तो पहले तक था और भाग 4 में ही एक उपभाग जोड़ दिया जिसे हम भाग 4A या भाग 4 क कहते हैं। और इसी के अंतर्गत अनुच्छेद 51 में ही, किसमें, अनुच्छेद 51 में ही एक सब आर्टिकल जोड़ा, अनुच्छेद 51 क। और इसके तहत मूल, यानी कि जिस समय, कब, 1976 में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से मूल कर्तव्य जोड़े गए, उस समय इसमें 10 मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया। कितने मूल कर्तव्य थे उस समय? 10 मूल कर्तव्य। अगर यह पूछा जाए कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने कितने मूल कर्तव्यों की सिफारिश की थी, तो 8 मूल कर्तव्यों की सिफारिश की थी, लेकिन शामिल कितने किए गए? 10 मूल कर्तव्य शामिल किए गए। लेकिन वर्तमान में जो संख्या पूछी जाए कि वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है, वो है 11। और 11वां मूल कर्तव्य कब जोड़ा गया? यह जोड़ा गया 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में। देखिए जब मूल अधिकार हम लोग पढ़ रहे थे तो वहाँ बहुत ज़्यादा विस्तार से मैंने चर्चा की थी अनुच्छेद 21 पर। और अनुच्छेद 21 में एक सब आर्टिकल जोड़ा गया 21A और उसके तहत जो शिक्षा पाने का अधिकार है वो मूल अधिकार घोषित किया गया। और उसी समय अनुच्छेद 45 की भाषा परिवर्तित की गई और उसमें 6 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं उनकी शिक्षा का प्रावधान और उनकी देखभाल का जो प्रावधान था ये डीपीएसपी के तहत राज्य पर आरोपित कर दिया कि राज्य का ये कर्तव्य होगा कि वो 0 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा और उनकी देखभाल से संबंधित जो कार्य हैं वो प्रोवाइड करवाएंगे। और उसी समय 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा अनुच्छेद 51 क में। और 11वें मूल कर्तव्य के तहत ये कर्तव्य प्रत्येक माँ बाप के ऊपर आरोपित कर दिया कि जो प्रत्येक माता पिता हैं, जो भी अभिभावक हैं या जो भी संरक्षक हैं, वो 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु के जो बच्चे हैं, यानी कि 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा के अवसर उपलब्ध करवाएंगे। यानी कि अब ये किसका कर्तव्य बन गया? माता पिता का कर्तव्य बन गया कि वो अपने बच्चों को प्राथमिक शिक्षा के अवसर उपलब्ध करवाएंगे। ये उनका कर्तव्य आरोपित कर दिया गया। अब देखिए राइट टू एजुकेशन मूल अधिकार किसमें हो गया? आर्टिकल 21 का में। राज्य के लिए आरोपित किया आर्टिकल 45 में।
और माता पिता के लिए कर्तव्य बना दिए, यानी कि प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य होगा कि वो अपने 6 से 14 वर्ष की आयु के जो बच्चे हैं उनके लिए शिक्षा प्रोवाइड करवाएंगे या उनको शिक्षा के अवसर प्रदान करेंगे। तो ये 11वां मूल कर्तव्य कब जुड़ा? अब देखिए, एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था 86वां संविधान संशोधन 2002 में, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी उस समय। तो अटल बिहारी वाजपेयी ने 86वां संविधान संशोधन कर दिया, लेकिन इसको लागू नहीं किया, यानी कि मूल अधिकार भी बना दिया, डीपीएसपी में भी शामिल कर दिया, कर्तव्य भी बना दिया, लेकिन इसको जमीनी स्तर पर लागू नहीं किया। फिर कम से कम 7 साल बाद, कितने साल बाद? 7 साल बाद, जब मनमोहन सिंह की सरकार आई 2008 में दोबारा से, तो 2009 में इन्होंने क्या किया है? सर्व शिक्षा अभियान चलाया। आप लोगों ने देखा होगा सरकारी स्कूलों में दीवार पर पेंसिल बनी रहती है और उस पेंसिल पर एक लड़का और एक लड़की बैठे हुए हैं बैग लेकर के। तो ये सर्व शिक्षा अभियान का ऐड था, यानी कि उसके माध्यम से जागरूकता फैलाई जा रही थी कि किस तरीके से लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन की ओर, शिक्षा की ओर ले जाया जाए। ठीक है, तो 7 साल बाद इस पर क्रियान्वयन हुआ और शिक्षा का अधिकार, मूल अधिकार बना दिया गया 2002 में। ठीक है, तो अब देखिए कितने सवाल बन सकते हैं यहाँ। पहला, मूल कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश पर शामिल किया गया? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर शामिल किया गया। सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने कितने मूल कर्तव्यों की सूची सरकार को सौंपी? 8 मूल कर्तव्यों की सूची सौंपी। मूल कर्तव्यों को संविधान में किस भाग में शामिल किया गया है? भाग 4 क में शामिल किया गया है। अनुच्छेद पूछा जाए तो 51 क में। 1976 में जब मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया तो इनकी संख्या कितनी थी? 10 थी। वर्तमान में इनकी संख्या 11 है। तो जो एक और मूल कर्तव्य जोड़ा है तो वो किसी न किसी संविधान संशोधन के माध्यम से जुड़ा होगा। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जो 11वां मूल कर्तव्य है वो किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया? 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया, जो 2002 में हुआ था। ठीक है, तो इतने सवाल आपके यहाँ से बन सकते हैं और ज़्यादातर यही क्वेश्चन हर बार एग्जाम में यहाँ से रिपीट हुए हैं। इसके अलावा और कोई सवाल मूल कर्तव्यों से नहीं आता। आप पिछले साल के पेपर उठा के देखिए, आपको बार बार यही सारे सवाल रिपीट होते हुए दिखाई देंगे। अगर संवैधानिक प्रावधान पूछा जाए तो वही बात है कि भाग 4 में इनको शामिल किया गया है और अनुच्छेद 51 के तहत वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य हैं और जब जोड़े गए थे तब 10 थे। अब बात आती है इनकी प्रवर्तनीयता की। प्रवर्तन का मतलब होता है लागू करना। देखिए, यहां एक सवाल यह आता है कि अगर कोई व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन न करे तो क्या उस व्यक्ति के खिलाफ हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में कोई केस दर्ज किया जा सकता है कि नहीं? तो यहाँ स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो मूल कर्तव्य हैं इनको न्यायालय के द्वारा प्रवर्तन में नहीं लाया जा सकता या लागू नहीं करवाया जा सकता। अगर कोई व्यक्ति अपने मूल कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहा है तो उसके लिए कोई भी सजा का प्रावधान नहीं है, यानी कि इनको न्यायालय के द्वारा लागू नहीं करवाया जा सकता। ठीक है, यहां ये पॉइंट याद रखना। देखो, अगर मूल अधिकारों की बात आ जाए, फंडामेंटल राइट्स की, तो मूल अधिकारों का अगर हनन होता है तो हम आर्टिकल 32 के तहत तो जाते हैं सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 के तहत जाते हैं हाई कोर्ट। ठीक है, दूसरी बात आती है डीपीएसपी की। अगर राज्य सरकार क्या करती हैं या सरकारें अगर नीति निर्देशक तत्वों को अपनी योजनाओं में शामिल नहीं करती तो क्या कोई नागरिक सरकार के खिलाफ न्यायालय जा सकता है? तो जो डीपीएसपी हैं वो सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि वो सरकार उनको अपनी योजनाओं में शामिल करे या न करे। ठीक है, तो डीपीएसपी को भी क्या नहीं करवाया जा सकता? लागू नहीं करवाया जा सकता। इनके खिलाफ भी हम कहाँ नहीं जा सकते? न्यायालय में नहीं जा सकते। और जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, मूल कर्तव्य हैं, अगर इनका कोई पालन नहीं करता है तो इनके खिलाफ भी हम न्यायालय नहीं जा सकते। अब लास्ट पॉइंट बचता है इस टॉपिक का कि मूल कर्तव्यों के संबंध में सरकार ने क्या क्या ऐसे प्रावधान किए हैं कि इनको और अधिक प्रभावी बना दिया गया है। ठीक है, देखिए क्या क्या प्रावधान किए। जैसे अगर मैं आर्टिकल, पहले एक बार हम ये देख लेते हैं कि हमारे जो मूल कर्तव्य हैं वो क्या क्या है। मैं एक बार यहाँ लिस्ट बना देता हूँ। देखिए, पहला कर्तव्य तो हमारा यही बनाया गया है कि हम अपने देश के संविधान का पालन करें। किसका पालन करें? संविधान का पालन करें।
उसके आदर्शों का पालन करें, उसकी संस्थाओं का पालन करें और राष्ट्र ध्वज का सम्मान करें। किसका? राष्ट्र ध्वज का सम्मान करें। ये तो याद होगा ना आप लोगों को, जो राष्ट्र ध्वज था ये संविधान सभा ने कब स्वीकार किया था? 22 जुलाई 1947 को। दूसरा ये है कि राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्शों को अपने हृदय में संजोए रखें। क्या मूल कर्तव्य है? कि जो हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के जो नेता थे, उनके जो विचार थे, यानी कि जितने भी क्रांतिकारी हुए हैं, उन्होंने जो योगदान भारत की स्वतंत्रता में दिया है, आज़ादी में दिया है, उनके आदर्शों को हम कम से कम अपनाएं नहीं तो कम से कम उनका अपमान भी नहीं करें, यानी कि अपने हृदय में उनको एक उचित सम्मान दें। ठीक है, कोई भगत सिंह को मानता है तो कोई चंद्रशेखर आज़ाद को मानता है, कोई महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित है, तो ये क्या है? ये राष्ट्रीय आंदोलन के नेता थे। तो राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्शों को करने वाले आदर्शों को अपने हृदय में संजोए रखें। ठीक है, तीसरा मूल कर्तव्य क्या है? तीसरा है कि भारत की प्रभुता की, एकता की और अखंडता की रक्षा करें। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और इसे हमेशा अक्षुण्ण बनाए रखें। देखिए, जितनी भी सरकारी स्कूल की जो बुक्स हैं उनके पीछे प्रस्तावना और मूल कर्तव्य हर किताब पर छपा मिल जाएगा। और ये भी बताऊंगा कि ये जो सुझाव दिया था कि सरकारी स्कूलों के पाठ्यक्रम में मूल कर्तव्यों को शामिल किया जाए, ये किस कमेटी ने किया था और कब किया था। ठीक है, देखिए, चौथा मूल कर्तव्य है कि हम देश की रक्षा करें और बुलाए जाने पर, यानी कि जब आवश्यकता महसूस हो कि भाई हमारे बिना अब देश की सेवा की आवश्यकता है, यानी कि देश की सेवा में हमारे योगदान की आवश्यकता है, तब हम क्या करें? यानी कि आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। देश की रक्षा और राष्ट्र की सेवा की बात कही गई है। और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। पांचवा है आपका कि समरसता की भावना को बढ़ाएं, समान भ्रातृत्व की भावना को बढ़ावा दें। ठीक है, समरसता व भ्रातृत्व की भावना, यानी कि भाईचारे की भावना। छठा है कि हम भारत की सामाजिक संस्कृति का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। किसका? भारत की सामाजिक संस्कृति का। सातवां है आपका कि जो हमारा पर्यावरण है, यानी कि प्राकृतिक पर्यावरण है, उसकी रक्षा करें। ठीक है, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें। ऐसे ही अगला है हमारा जैसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा जो सुधार की भावना है उसका विकास करें। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें, हिंसा से दूर रहें, व्यक्तिगत व सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ने का सतत प्रयास करें। ठीक है, 11वां है कि प्रत्येक माता पिता, प्रत्येक अभिभावक, प्रत्येक संरक्षक का ये कर्तव्य होगा कि वो अपने 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध करवाए। तो इस तरीके से हमारे 11 मूल कर्तव्य हैं। ये किसी भी बुक पर आपको लिखे हुए मिल जाएंगे। अब देखिए, मैंने यहाँ इनको इसलिए लिखा था ताकि अभी जो सरकारी प्रयास मैं बताऊंगा कि सरकार ने क्या क्या प्रयास किए हैं इसके लिए, वो एक बार आपको याद हो जाए कि किस तरीके से सरकार प्रयास करती है मूल कर्तव्यों को अच्छे तरीके से लागू करने के लिए। देखो, आर्टिकल 51 क में तो ये शामिल है ही, और जो पहला है वो है इसके ए में शामिल क में कि राष्ट्र ध्वज का सम्मान करें।
तो राष्ट्रीय ध्वज का जो सम्मान की बात कही गई है और इसके लिए सरकार ने भारतीय ध्वज संहिता लागू की 2002 में। क्या लागू की? भारतीय ध्वज संहिता, इंडियन फ्लैग कोड 2002। इसके तहत अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करता है तो उसके लिए दंड का प्रावधान रखा गया है। ऐसे ही 1971 में राष्ट्रीय सम्मान की अवमानना पर रोक लगाने के लिए कानून बनाया। 1971 में अगर कोई राष्ट्रीय सम्मान को चोट पहुंचाता है तो वो भी क्या है? वो भी अपराध माना जाएगा। पर रोक लगाने के लिए प्रयास किए गए। एक और आर्टिकल आता है 51 क में गए। तीसरा मूल कर्तव्य है हमारा, और तीसरे मूल कर्तव्य में देश की एकता और अखंडता की बात कही गई है। अगर कोई व्यक्ति देश की एकता और अखंडता को या भारत की समरसता को या भारत में जो भ्रातृत्व की भावना है या कोई जातिवाद फैलाता है, अगर कोई व्यक्ति ऐसा पाया जाता है जो धर्म और जाति के नाम पर लोगों को लड़वा रहा है, भिड़वा रहा है, तो उनके लिए भी आईपीसी की जो धाराएं होती हैं, और आईपीसी की धारा कौन सी? 153, यानी कि इंडियन पीनल कोड की धारा 153 के तहत क्या माना गया? दंडनीय अपराध माना गया कि अगर कोई व्यक्ति क्या करता है, राष्ट्रीय एकता और अखंडता को चोट पहुंचाता है तो वो क्या माना जाएगा? इसके तहत दंडनीय अपराधी माना जाएगा। यानी कि भ्रातृत्व की भावना को, देश की समरसता को चोट पहुंचाता है तो एक एक्ट इसके लिए सरकार ने पारित किया। वो एक्ट था आपका 1955 में आया था, नागरिक अपराध अधिनियम। नागरिक अपराध अधिनियम 1955। और नागरिक अपराध अधिनियम 1955 के तहत यह प्रावधान किया गया कि अगर कोई व्यक्ति अनुसूचित जाति अर्थात एससी कैटेगरी के या एससी वर्ग के लोगों के साथ उत्पीड़न करता है तो वो क्या माना जाएगा? अपराध माना जाएगा। तो ये क्या किया? सरकार ने कुछ प्रयास किए, और इन प्रयासों के तहत जैसे एक और मैं एग्जांपल ले सकता हूं यहाँ, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 सॉरी। देखिए, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में यह प्रावधान किया गया है कि अगर कोई व्यक्ति धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, नस्ल के आधार पर वोट मांगता है तो वो क्या माना जाएगा? जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा के अधीन अपराध घोषित किया जाएगा, और उसकी विधानमंडलों की जो योग्यता है वो क्या कर दी जाएगी? समाप्त कर दी जाएगी। यानी कि भविष्य में वो कोई भी चुनाव नहीं लड़ सकता। तो ये थे हमारे मूल कर्तव्य, और मूल कर्तव्यों से कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं वो मैं आपको बता ही चुका हूं। तब तक के लिए आप घर पर रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।